दोस्तों, आज का अमृतकाल, अब ये जो अमृतकाल है इसमें भारत के लोगों की दशा क्या है? क्या अमीर आदमी और अमीर हो रहा है और जो गरीब आदमी है और गरीब हो रहा है? यानी जो बेतहाशा अमीर लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, इनकी दौलत बढ़ रही है और जो हमारे आपके जैसे लोग हैं इनके लिए संकट है आर्थिक व्यवस्था को लेकर, अर्थ को लेकर। और क्या ये स्थिति आने वाले बरसों में सुधरने वाली है या नहीं सुधरेगी? आपका परिवार और आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या तरक्की होगी या यथास्थिति बनी रहेगी? आज इसी पर से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। कई पैमाने, कई तथ्यों के आधार पर आपको बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा, फैक्ट्स और फिगर के आधार पे कि देश की दशा क्या है। कुछ पैमाने भी मैंने लिए हैं और मुझे लगता है आप कन्विंस होंगे उससे। और मैं ये भी कोशिश करूंगा इससे पर्दा उठाने की, कारण क्या है, ये जो हालात खराब हो रहे हैं, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, उसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई सुधार की गुंजाइश है या नहीं है? अब दोस्तों, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है और गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। अब इसको आंकड़ों के आधार पर, फैक्ट एंड फिगर के आधार पर कैसे मेजर करें, वो पैमाना क्या हो जिस आधार पर ये आंका जाए कि देश में अमीर आदमी अमीर हो रहा है और गरीब आदमी गरीब हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स जो लीडिंग बिजनेस डेली है, अखबार है, और कुछ रिसर्च एजेंसी, इन्होंने एक तोड़ निकाली है। उन्होंने एक पैमाना रखा है कि अगर महंगे सामान, लग्जरी गुड्स, महंगी घड़ियाँ 20-25 लाख रुपए वाली राडो है, रोलेक्स है, या फिर महंगी गाड़ियाँ मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW, अगर इनकी बिक्री ज़्यादा हो रही है अचानक, इसका मतलब जो खरीदार हैं वो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा और आ रहा है। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, डोमेस्टिक अप्लायंस चीज़ें हैं, जैसे मिक्सी हो गई, गैस सिलेंडर हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट्स हैं, इस तरह के जो आइटम्स हैं, या इवन अंडरगारमेंट्स भी, या फिर पहनने के कपड़े, जूते, अगर ये इनकी सेल नीचे आ रही है तो इसका मतलब आम आदमी उसके हाथ से, उसके जेब से ये जो ज़रूरी सामान है वो भी निकल रहे हैं, वो ज़रूरी सामान भी नहीं खरीद पा रहा। इसमें स्कूटर भी है, इसमें साइकिल भी है। तो ये एक पैमाना नापा है, आंका गया है। और आपको ताज्जुब होगा जान के, ईटी की रिपोर्ट कहती है कि जिस वक्त अमृतकाल में 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं, यानी जो लोग, हमारी आबादी एक बहुत बड़ी संख्या राशन भी नहीं ले पा रही, मुफ्त देना पड़ रहा है। उस दौर में जब बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, उस दौर में इस देश में आपको जान के ताज्जुब होगा, मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कार, इसकी जो सेल्स है 41% बढ़ी है। 41% मर्सिडीज बेंज की सेल बढ़ी है। और 20 लाख से ऊपर की जो लग्जरी गाड़ियां हैं 32%, पिछले साल 2022 में इनकी जो सेल्स है 32% बढ़ी है। यानी इस दौर में, कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, बेरोजगारी के बाद, जो अमीर आदमी देश का है, इलीट रिच, उसके जेब में पैसा और आया है। यानी अडानी जैसे और भी लोग क्रिएट हो रहे हैं। अब हो सकता है ये सत्ता के ब्रोकर हों, दलाल हों, ये सत्ता के करीब के लोग हों, उसके बाद उस पर मैं बाद में आऊँगा। एक आंकड़ा आप देखिए और इस आंकड़े से समझने की कोशिश करिए कि लग्जरी आइटम्स की सेल कैसे बढ़ी। इसमें एक हमने पैमाना लिया है लग्जरी कार्स का, क्योंकि इसके फैक्ट एंड फिगर सेल्स के एकदम ऑथेंटिक होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप लग्जरी गाड़ियों में मैंने 3 कैटेगरी ली हैं, ऑडी, BMW और मर्सिडीज अगर आप देखें 11,242 बिकी थी 2021 में, और पिछले साल 11,000 से 15,000, ऑलमोस्ट 16,000 इसकी सेल्स बढ़ी। BMW 8,000 से 11,000 पे गई है और ऑडी 3,000 से 4,000। कुल मिलाकर 32% इंक्रीज़ है 20 लाख से ज़्यादा की गाड़ी पे। और अगर आप ज़रूरी सामान देखें, आम आदमी की जो खरीदारी है वो घटती चली जा रही है। तो एक तरफ जो लग्जरी गुड्स हैं, जो महंगे सामान हैं, इसका खरीदार देश में बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड्स, ज़रूरी सामान आप कह सकते हैं, जो आम आदमी खरीदता है, उसकी सेल्स घटती चली जा रही है। और मैं उस पर और आंकड़ों पर आऊँगा, लेकिन समझने की बात यह है कि स्कूटर, जैसे आप बजाज स्कूटर लीजिए,
आम आदमी चलाता है। बजाज स्कूटर की जो सेल है फरवरी 2023 की बजाज स्कूटर की सेल पिछले साल की तुलना में 16% नीचे है, 16%। तो मर्सिडीज बेंज 41% जा रही है और बजाज स्कूटर या जो भी गाड़ियां बनाते हैं बजाज ऑटो 16% स्कूटर की जो सेल्स हैं गिर रही हैं और लग्जरी कार की जो सेल्स हैं बढ़ रही हैं अमृतकाल में। अब दोस्तों ये जो नौबत आई, ये नौबत क्यों आई जहां आम आदमी, कॉमन मैन, कॉमन पीपल, अगर इनकी जेब पर इतना ज़्यादा भार हो रहा है कि ज़रूरी सामान, उनकी जो सेल है, बिक्री है, वो घट रही है, उसके पीछे कारण क्या है? अब रिसर्च एजेंसियों ने 3-4 कारण बताए। पहला कारण, ज़्यादातर जो प्राइवेट जॉब करते हैं और 60-70% लोग करते हैं, हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं करता, प्राइवेट जॉब जो करते हैं वहाँ सैलरीज नहीं बढ़ी। इवन हालात तो ये हैं कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं, इवन आईटी कंपनीज हैं, यहाँ तो छटनी हो रही है, सैलरी तो आप भूल जाइए, इंक्रीमेंट भूल जाइए। तो एक बड़ा कारण ये है कि जो कॉमन मैन है हिंदुस्तान में, आम आदमी जो है, मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास जो है, सैलरी नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। दूसरा, नौकरियों में छटनी हो रही है और ये जो छटनी है अक्रॉस सेक्टर्स है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखें, आईटी सेक्टर देखें, आईटी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, HCL हो गई या फिर आप कह सकते हैं इन्फोसिस है या विप्रो है, इन कंपनियों में भी छटनी हो रही है। और छटनी तो अमेज़ॉन और गूगल में भी हो रही है हिंदुस्तान में। ट्विटर पे तो एकदम ही पूरा स्टाफ खाली हो गया। इसका एक रिपल इफेक्ट है और इस रिपल इफेक्ट के तहत ज़्यादातर, चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, मेट्रो हो, वहाँ पर छटनी हो रही है, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। एक और कि एक तरफ कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, छटनी हो रही है, दूसरी तरफ नई नौकरी नहीं मिल रही है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा लोग कहते हैं, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 40 साल में अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में जो सिचुएशन है बहुत ग्रिम है। अब सरकारी आंकड़े कुछ भी मोदी सरकार रखे, पार्लियामेंट में रखे या गोदी मीडिया कुछ दिखाए, हकीकत ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द क्लास है, अक्रॉस द सेक्टर्स है और नई नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो 3 कारण अभी तक मैंने बताया कि सैलरी नहीं बढ़ी, छटनी हुई और नई नौकरी नहीं। और इन तीनों का इफेक्ट, असर ये है कि घर का खर्च बढ़ रहा है, आमदनी नहीं। तो एक तरफ खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ नौकरी जा रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग जो है, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग, उसकी रीढ़ पूरी तरह से टूट रही है। अब एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। इसका असर किस पर हो रहा है? इसका असर अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, और इसको भी अगर किसी आंकड़े पर देखें, फैक्ट एंड फिगर पर देखें, तो इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है कि देश की जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो कम होती चली जा रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे आ रही है। मिसाल के तौर पर अप्रैल मई जून 2022, पिछले साल, जिसे क्वार्टर 1 कहते हैं, 20% की ग्रोथ थी। खरीदने की क्षमता कह लीजिए, कंज्यूम करने की क्षमता कह लीजिए, आम लोग जो सामान खरीदते हैं, वो जो ग्रोथ थी 20% थी कंजम्पशन। अगले 3 महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, वो जो 20% क्षमता थी वो घटकर 8.8 आ गई। और सबसे निराशाजनक बात यह कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये जो कंजम्पशन ग्रोथ है 20% से 8.8 और उसके बाद 2.1%, यानी 9-10 महीने के अंदर ये जो ग्रोथ है 20% से घटकर 2.1% आ गई। और क्या इसका मार्केट पे असर, क्या है कंपनियों पे असर, क्या है आम आदमी पे असर, इस पर भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों एक पैमाना और लेते हैं, एक और आंकड़ा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब सर्दियां तो जा चुकी हैं, होली हो चुकी है, गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समर सीज़न दस्तक दे रहा है। अब सर्दियों का अगर आप आंकड़ा देखें तो क्या सर्दियों में
हीटर, रूम हीटर बिके थे, इनकी बिक्री क्या थी, या आम आदमी ने कितने गीज़र खरीदे थे, ये अगर दो पैमाने आप देखें। या फिर थोड़ा 6 महीने पहले चले जाइए, जब पिछले साल गर्मियाँ थी, तो पंखे और वाटर कूलर कितने बिके थे। क्या पंखे और वाटर कूलर पिछले साल के कंपैरिजन में कम थे या ज़्यादा बिके थे। ये एक सेल्स है जो बताती है कि कॉमन मैन जो है, जो मिडिल क्लास इंडियन है, क्या वाकई पहले जैसे खरीदारी कर पा रहा है, या उसका जेब टाइट हो रहा है, या वो बचत करने पे सोच रहा है यार कि पैसे बचा लो, रख लो, पुराने पंखे से ही काम चलाते हैं, वाटर कूलर नहीं चलते हैं, खिड़की खोल लेते हैं, या पुराने हीटर को ठीक कराते हैं इस बार सर्दियों में, नया नहीं लेंगे, ब्लोअर नहीं लेंगे। क्या इस तरह की एक सोच है छोटे छोटे शहरों में? तो एक आंकड़ा एक और देखता हूँ क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। ये लीडिंग कंपनी है क्रॉम्पटन, आपने नाम सुना होगा। अब इसकी हम सेल्स का आंकड़ा देखें। ये पंखे बनाती है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ट्यूबलाइट बनाती है, होम अप्लायंसेस हैं, वाटर हीटर वगैरह हैं, कूलर पंप है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की जो सेल्स है बढ़ने की जगह, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सेल्स बढ़ने की जगह हीटर की, गीज़र की, कूलर की, पंप की 14% डिक्लाइन। और कमोबेश यही स्थिति बाकी कंपनियों की भी है। एक आंकड़ा मैंने दिया और आपको जान के ताज्जुब होगा। जैसे अंडरगारमेंट्स अगर सपोज करिए आपके पास 2 अंडरवियर 2 बनियान हैं, तो आप तभी खरीदेंगे जब कोई सीज़न फेस्टिवल का आता है, तो आदमी बनियान खरीदता है और कपड़े खरीदता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि रूपा एंड कंपनी, आपने कई एड्स देखे होंगे रूपा के टीवी में, आजकल नहीं आते। उसका रीज़न है कि इस तरह की जो होजरी की कंपनियां हैं, यहाँ भी सेल्स डिक्लाइन हो। रूपा एंड कंपनी के सेल्स में 55% डिक्लाइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अंडरवियर नहीं खरीद पा रहा, ये मत करिएगा। सेल्स एक ज़रूरी आइटम है, एक नेसेसिटी है, फिर भी सेल्स कम हो रही है। 55% डिक्लाइन है। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर मार्केट में हमेशा ऊपर रहता था, एक ऐसी कंपनी जिसने एक आधिपत्य अंडरगारमेंट इंडस्ट्री में जमाया था, उसका मैं आपको हाल बता रहा हूँ। रूपा एंड कंपनी 55% डिक्लाइन, और ये डिक्लाइन हर जगह है। अब सारे आंकड़े तो नहीं रखे जा सकते आपके सामने। तो एक तरफ आप देखेंगे जो पैसे वाले लोग हैं, जो सत्ता के करीब रहते हैं, मैं अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत से जो पावर ब्रोकर हैं, सत्ता के गलियारे में जिनकी धमक है, जिनकी जान पहचान है, जिनको सरकारी ठेके मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं एक पैसे का जरिया निकाल लेते हैं, ऐसे लोग, ये जो नई न्यू रिच क्लास है, इसके तो वारे नहीं आ रहे। इस पर कोई असर नहीं रहा, ना लॉकडाउन का, ना महंगाई का, ना बेरोजगारी का। और ये वो लोग हैं जहाँ ना इनकम टैक्स जाती है, ना ईडी जाती, कोई नहीं जाता। ये चुपचाप बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं और पैसा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी है, उसका संकट, अर्थ संकट बढ़ रहा है। बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं एक, मैं डिप्रेशन जैसी स्थिति तो नहीं कहूँगा, निराशा जैसी स्थिति तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा वो एक स्केप्टिकल हैं, एक आशंकाएं हैं उनके मन में कि आगे क्या होगा अगर यही हाल रहा। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इस पर तो एक अलग एपिसोड बनाना पड़ेगा, लेकिन संक्षेप में 1-2 लाइन में मैं कहूँ, अगर सरकार ऐसे टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा पुश करे तो चीज़ें थोड़ी सी सुधार आ सकती हैं, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुल है, बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट हैं, अगर रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप मोदी जी का अमृतकाल देखिए तो बुलेट ट्रेन में कहाँ तो 4 साल में पूरा ट्रेन की पटरियाँ सब बिछनी जा रही थी, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। 2014 का सपना था, 24 आ रहा है। तो एक तरफ प्रोजेक्ट्स जो हैं सरकारी डिले हो रहे हैं, गडकरी जी कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हिंदुस्तान उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा जिस गति से चीन ने दुनिया को बढ़ते हुए आगे दिखाया, या बाकी जो कंट्री हैं वो बढ़ रही हैं साउथ ईस्ट एशिया की, जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, इवन इंडोनेशिया और मलेशिया। इन्होंने जिस तरह से छलांग लगाई, भारत उस तरह की छलांग नहीं लगा रहा। हकीकत ये कि हमारी बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वियतनाम जा रही हैं, माइग्रेट कर रही हैं, बांग्लादेश माइग्रेट कर रही हैं, बहुत से लेबर को लेके प्रॉब्लम्स हैं। मोदी जी ने, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, कोशिश तो करी, लेकिन ज़मीन पर असर नहीं दिखा। तो एक सॉल्यूशन ये है कि सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा मजबूत करे, रियल एस्टेट फिर से वापस आए, तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशंस होंगे। और ये एक ऐसा, आप कह सकते हैं, सेक्टर है जो सारे सेक्टर को धीरे धीरे फिर पुश करता है। उस पर मैं फिर कभी
और वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और क्या कुछ चीज़ समझाने में आपको लगता है कि मैं सही तरह समझा नहीं पाया, या मेरी ज़बान मुश्किल है, समझ नहीं आती। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो बिज़नेस रिपोर्टर्स हैं उनकी लैंग्वेज में आपको चीज़ें ना बताऊं, सहजता के साथ बताऊं। तो ये प्रोग्राम कैसा लगा इस पर ज़रूर अपने कमेंट भेजिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।